गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। मैं सचिन कुमार, आपका टीचर, आपका मेंटोर। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जो साइंस का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1, जल और जीवन। तो वो वीडियो शायद 40 या 50 मिनट की बनी थी। तो उसी के आगे हम लोग ये सेकंड पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, आपने देख चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये सेकंड सीरीज है, मतलब पार्ट नंबर 2 है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं जितना पढ़ाता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे भौम इस जल का स्तर गिरना यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, फिर इसके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो जो नए स्टूडेंट है इसमें, तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जितने ही 50 मिनट 1 घंटा लगेगा इसको चैप्टर ख़त्म करने में, मैं अपनी भूमिका दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। चलिए, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, समझ लिया था, उसके आगे देखते हैं अब। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया है बच्चों, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। ये सब क्रियाकलाप है, आपको पढ़ना ही। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है। ठीक है, जैसे रहट, ठोस, मट्टू का और उपयोग हो रहा है जल के लिए, सिंचाई के लिए। चलो पढ़ा ही देता हूँ। वेट वेट वेट, देखिए क्या लिखा है। अपनी कक्षा के 10 छात्रों को सूची बनाए जिनमें से प्रश्न निम्न प्रकार के कीजिए। तो बच्चों ये सूची है, आपको कुछ बनाना है सूची। ये सूची बनाना है, छात्र का नाम, यहाँ पे छात्र का नाम लिखना है। पूर्व में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्रोत, मतलब जो आज आपके पास संसाधन उपलब्ध है सिंचाई के लिए, इससे पहले जो किसान थे वो किस यंत्र से या किस स्रोत से वो अपना सिंचाई करते थे, ठीक है, अपने खेतों में, तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, पूर्व की सिंचाई मतलब पूर्व के सिंचाई के लिए जो उपयोग करते थे, जैसे आज में आधुनिक जो है ड्रिप तंत्र हो गया, ठीक है, ट्यूबवेल हो गया, तो ये आज का है। लेकिन इससे पूर्व कैसे करते थे, जैसे रहट वगैरह से करते थे, ठीक है, कुएं वगैरह से करते थे सिंचाई, तो उस सब का नाम लिखना है, यंत्र का नाम लिखना और उपलब्धता। तो देखो यहाँ पे परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। जल संसाधन भूमि पर तालाब, नहर, आहर और चार से उपलब्ध है। ठीक है, भूमिगत जल की उपलब्धता, सतह में भौम जल काफ़ी निकट है, भौम जल भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे। तो ये बच्चों पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, देखो देखो देखो, जल कूप से सिंचाई का जल निकालते थे। ठीक है, पंप सेंटों का प्रयोग प्रयोग बढ़ा है आजकल के ज़माने में, मतलब आधुनिक। ये देखो, जल कूप से सिंचाई करते थे, अब पंप सेट जितने भी बिजली वगैरह के होते हैं उससे। पारंपरिक यंत्र रहट, ठोस, मटुकाओं आदि का भी प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों ये सब, ठीक है, देख लीजिएगा। अब पढ़ रहे हैं हम लोग जल प्रबंधन, कि जल को प्रबंधन कैसे करें। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, जल चक्र के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जल प्रबंधन। ठीक है, कि जल को हम लोग कैसे मतलब बचा सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है। मतलब क्या कह रहा है, रिसना का मतलब क्या, पानी का मतलब निकलना। देखो, रिसना का, जैसे ये कोई पाइप हो गया, ठीक है, और पाइप में से अगर कहीं छेद हो गया या फूट गया या कहीं से टूट गया, तो यहाँ से पानी निकलते रहता है, तो इसको कहते हैं रिसना। तो यही कह रहा है कि जो शहर क्षेत्र में जलापूर्ति की पाइपलाइन, जहाँ पे शहरों के क्षेत्र में जो पानी दूसरे गांव में या किसी के रूम में या किसी शहरी क्षेत्र में पानी को पहुंचाने के लिए पाइप का उपयोग किया जाता है, और वो पाइप कभी नीचे से मतलब फूट जाता है, फट जाता है, उस पाइपलाइन में जल रिश्ता रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या आपने जलापूर्ति के पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है। क्या आपने नलों से जल को बहते हुए देखा है। क्या आपने जल पीते समय गिलास में कुछ जल को जल छोड़ देते हैं। तो बच्चों, तो आपको तो पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, अभिषेक करता होगा शायद, कि अपने नल से पानी पीने के लिए वो क्या करते हैं, एक गिलास भरता है और आधा गिलास पीता है और आधा गिलास फेंक देता है। तो ये क्या होगा, जल वेस्ट हो गया, मतलब हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसी संदर्भ में, कि हम लोग जल को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे बचाएं। इसी का नाम है जल प्रबंधन। ठीक है, 2 मिनट बच्चों, थोड़ा आँख में कुछ हो रहा है, खुजली। चलो बच्चों, अब ठीक है, तो आपके सर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रियाकलाप पढ़ लेना, ठीक है, कि कैसे आप लोग पानी को वेस्ट करते हो बच्चों। ठीक है,
बर्तन धोने के लिए, ये सब जितने भी वेस्टिंग होता है उसको हम लोग कैसे मैनेज करें। चलो, वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यह जल प्रबंधन भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहा है कि जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। मैंने ऊपर पढ़ाया था, पार्ट 1 में पढ़ाया था कि जल प्रबंधन, जल को मैनेज करना या जल को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे वर्षा में क्या होता है कि नालियाँ मतलब फंस जाती है तो बाढ़ वगैरह आ जाता है। तो वही कह रहा है कि जल प्रबंधन और भूमिगत जल, ठीक है। जैसे जल चक्र के द्वारा तो पृथ्वी हमेशा क्या होता है, पृथ्वी पर हमेशा जल की उपलब्धता रहती है, ठीक है। तो जल प्रबंधन और भूमिगत जल की हम लोग कैसे उसको अच्छा तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहर बच्चों और डबरे, अवारे आदि बनाई जाती हैं। तो आपके राज्य में जैसे बिहार, किसी भी यूपी में मतलब जल भंडारण और जल पूर्ति के लिए, ठीक है, जल को सेफ रखने के लिए, जल को सेफ करने के लिए तालाब बनाया जाता है, पोखर बनाया जाता है, बावड़ी बनाई जाती है, चाह बच्चों, डबरे आदि बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, आपको पता होगा। देखो ये क्या है, ड्रिप सिंचाई। जल को बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, ड्रिप सिंचाई, ठीक है बच्चों। मतलब ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है कि जिस पौधे को जितना पानी की आवश्यकता है उसको उतना ही प्राप्त हो। ये नहीं कि अगर किसी पौधे को अगर इतना पानी प्राप्त है तो उसको इतना पानी दे दो, तो इतना पानी तो वेस्ट हो गया ना। यही कह रहा है ड्रिप सिंचाई, मतलब आधुनिक तंत्र है ये ड्रिप सिंचाई। पंप सेट से क्या होता है कि ये बड़ा सा क्षेत्र होता है और हम लोग क्या पाइप इसमें डाल देते हैं, पानी पूरा भर जाता है, सबको खेत को पट जाता है, सब खेत में पानी चले जाता है। लेकिन ड्रिप तंत्र क्या करता है, ये बड़ा सा खेत है और ये मान लो कि यहाँ पे क्या है, ड्रिप तंत्र की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो बता रहा हूँ। देखो जैसे ये बड़ा सा खेत दिख रहा है तुमको, तो ये पौधे हैं, ये सब लाइन में लगे हैं, ये सब ब्लू पौधे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आती है, पाइप लाइन है, और इस पाइप लाइन में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है सब पौधों की जड़ में, उसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। मतलब पूरा खेत गीला नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ पेड़ के जड़ में पानी जाता है। इससे क्या कहते हैं, पानी की सेविंग होती है, ठीक है। ये पाइप होता है, ये ड्रिप होता है, समझ गए। तो ड्रिप तंत्र का अब चलो आगे समझाएंगे आपको। आपने क्रियाकलाप में पता लगाया कि आपके क्षेत्र में इनमें से कौन से संसाधन थे, ठीक है अभिषेक। तो मैंने ऊपर जो क्रियाकलाप दिया था उसमें ड्रिप तंत्र का उपयोग कर सकते हैं वर्तमान के आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। मतलब वर्तमान में ड्रिप तंत्र का उपयोग हो रहा है। समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है? किसान भी अपने खेतों के लिए सिंचाई जल की मितव्ययता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप तंत्र, बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। ड्रिप का मतलब बूंद सिंचाई, एक मतलब बूंद बूंद करके उसको जड़ में पानी दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है बच्चों। तो पानी बचाने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है ड्रिप सिंचाई, ठीक है। ड्रिप तंत्र से हम लोग खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है, खेतों को पानी दे सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आज के वर्तमान में पानी को बचाने के लिए इनमें से कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा है। अगर ड्रिप तंत्र दिया रहेगा तो ड्रिप तंत्र मार दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, या ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ड्रिप सिंचाई, या आप लिखेंगे, अपने को मान लें कि क्वेश्चन आंसर दूंगा लास्ट में कि पानी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल वहाँ पे लगा सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से हम लोग पानी को अधिकतम बचा सकते हैं। इस विधि से हम व्यास के पाइपों से इस विधि से हम कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं और जल बर्बादी नहीं होने देते बच्चों, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम लोग, ड्रिप तंत्र से क्या करते हैं कि हम लोग जल बर्बादी नहीं होने देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सीधा पौधों की जड़ में पानी जाता है। तो ये आंसर में लिखिएगा कि ड्रिप तंत्र से क्या होता है कि पौधों के जड़ में डायरेक्ट पानी जाता है, जिससे पानी वेस्ट कम होता है, ठीक है, वेस्ट कम होता है, ठीक है, पूरा सेव नहीं होता है, कम वेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। जहाँ पे अधिक पानी लगेगा वहाँ पे उसकी जड़ में जाने के लिए कम पानी लगेगा। तो ड्रिप तंत्र समझ गए कि क्या होता है ड्रिप तंत्र, तो नई टेक्नोलॉजी है ये। इसी प्रकार यदि नलकूपों से जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। स्प्रिंकलर, देखो एक ड्रिप तंत्र बता दिया मैंने, ठीक है, और एक होता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर विधि क्या होता है कि चलो आगे बताऊंगा या बता ही देता हूँ क्या होता है। देखो ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि ड्रिप तंत्र में खेत है, ये खेतों में जैसे पौधे अगर हैं तो पौधे के जड़ में एक पाइप बिछा दिया और हर पाइप के छेद द्वारा, पाइप में छेद रहता है और हर पाइप छेद में पानी निकलता रहता है जिससे जड़ों में जाता रहता है। लेकिन स्प्रिंकलर क्या होता है,
जैसे फव्वारा देखा है आपने, तो फव्वारा में जैसे ये मान लो कि खेत है, ठीक है, देखो ये कि यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे पौधे, सब पौधे लगे हैं यहाँ पे लाइन लाइन से, ठीक है। स्प्रिंकलर क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे एक लोहा का यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे पानी निकलता रहेगा फव्वारे जैसा, ठीक है। फव्वारे द्वारा सब जगह पानी जाएगा, फव्वारा से कम पानी जाएगा, धीरे 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 फव्वारा की तरह, ठीक है। तो सब खेतों में पानी ऐसे जाएगा फव्वारा की तरह, ठीक है बच्चों। तो उसी को स्प्रिंकलर कहते हैं, छिड़काव तंत्र कहते हैं, ठीक है, छिड़काव। जैसे आपने आपके पापा या आपने तो दवाई मारा ही होगा पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में जब दवाई करते हैं हम लोग, छिड़कते हैं, तो उसमें एक मशीन आती है पीछे, जो बैग पे जो पीठ के पीछे टांगते हैं, उसमें दिखते हैं, उसमें जो पानी होता है वो कम कम निकलता है, छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव द्वारा जिस विधि से हम लोग खेती की सिंचाई करते हैं उसे कहते हैं स्प्रिंकलर विधि, ठीक है। जब हम लोग सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से करते हैं तो उसमें खेतों में पानी छिड़काव होता है, ठीक है, पानी को छिड़कते हैं मशीन की मदद से। आप मशीन लगा देंगे तो पानी उसमें पाइप में जोड़ देंगे तो मशीन पानी छिड़कता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो स्प्रिंकलर विधि में क्या होता है कि पानी को छिड़का जाता है, लेकिन ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ये ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पाइप इसमें बिछा दिया जाता है, ठीक है, हर पेड़ के पास, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी उसकी जड़ में जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर विधि में आपसे क्वेश्चन में दे दूंगा कि ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर विधि में क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि गमले में थोड़ा सा भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा, 5 ही लाइन लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा कि ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर विधि में क्या अंतर है, यह खेतों यह पानी बचाने के लिए कैसे हमारे काम आ सकता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हुए तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधों के ना रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? तो वही कह रहा है कि अगर यदि जल नहीं रहेगा या पौधे नहीं रहेंगे तो क्या भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? तो वही पूछ रहे थे जी भाई, जीवन अंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, हम लोगों ने पढ़ लिया ड्रिप सिंचाई बच्चों, ठीक है, ड्रिप सिंचाई कंप्लीट कर लिया। ड्रिप सिंचाई में पढ़ा, एक ड्रिप सिंचाई पढ़ा और एक पढ़ा स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, मैंने अच्छे से गौर से डीपली बता दिया। अब पढ़ते हैं जंगल, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, ठीक है। चलो जंगल पढ़ते हैं अब। देखो बच्चों, मैं सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, ठीक है। लेकिन अभी कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अभी 11 बजने वाला है, तो मैं रात को 11 बजे वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में कुछ बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी आदि, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदरगाह, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि पाए जाते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं, जंगल में पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है। जंगल में पाए जाने वाले जीव, पेड़ पौधे, ये सब हैं, आपको ध्यान रखना है। जंगल में पाई जाने वाली वन संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया है। आरक्षित घोषित का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो, जितने भी जीव हैं, व्यक्ति अगर वो जीव इधर उधर घूमेंगे तो क्या होगा, उनको मार दिया जाएगा, या जो व्यक्ति होते हैं उनको मार के कच्चा मांस या खा सकते हैं उनको मार के। लेकिन क्या होता है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उनको आरक्षित घोषित कर दिया जाता है। यदि आप इसे मारेंगे तो आपको कड़ा दंड मिलेगा, ठीक है, दंड मिलेगा, आपको जुर्माना लगेगी, जेल हो सकता है। तो वही कुछ उदाहरण है। जैसे आप मान लो कि किसी भी, जैसे टाइगर वगैरह या मोर वगैरह को अगर मारते पकड़े गए तो आपको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगी, हिरन वगैरह को। तो उन्हें सरकार क्या होता है, उन्हें सुरक्षा देती है, उन्हें आरक्षित कर देती है, जिससे कोई व्यक्ति उनको मारने से घबराए, ठीक है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, जो बाघ, टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहिएगा वाल्मीकि उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये किसके लिए काम करता है, टाइगर रिजर्व है, मतलब बाघ को संरक्षित करता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मोर के संरक्षित के लिए या राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे बाघ संरक्षित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए इनमें से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में
क्या संरक्षित किया जाता है? तो लिख देगा टाइगर, लायन, बफेलो या पीकॉक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन टाइगर। तो ये याद रखना है। वैशाली जिले में बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए कौन कौन से जंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा कई गाँव में या शहरों में छोटे छोटे जंगल भी पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से अभयारण्य मतलब क्या होता है कि जंगल होता है, ठीक है। अभयारण्य मतलब उन्हें सरकार संरक्षित करती है, उनमें से कोई पेड़ पौधे नहीं काट सकता, ठीक है बच्चों। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक नया नियम भी लागू हुआ है कि कोई पेड़ पौधे नहीं काट सकते जंगलों के, ठीक है, उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये फॉरेस्ट लॉ है, आपको पता नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़ियाघरों में देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों ऊपर जंगल पढ़ लिया हमने, अब और ऊपर पढ़ते हैं कि जंगल में क्या क्या मिलता है। जंगलों के क्षेत्र में भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार हमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु देखने को मिलते हैं। तो जंगलों के भौगोलिक क्षेत्र में हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग जलवायु, संरचना और अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हम चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में क्या मिलते हैं बच्चों, चीड़ और देवदार, चीड़ और देवदार। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे बच्चों, लिख देगा कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में हमें पीपल के वृक्ष मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चीड़ और देवदार ये नोट कर लीजिए, ठीक है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में कौन कौन से हमें वृक्ष मिलते हैं, चीड़ और देवदार वृक्ष, तो ये नोट कर लीजिएगा। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्तों वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा, देखो ज्योग्राफी पढ़ा, या जब ज्योग्राफी पढ़ा तो ये सब डिनोट नहीं हुआ था, नहीं आया था, लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास में अगर आता है तो मैं पढ़ाऊंगा कि यहीं पे क्यों पाया जाता है बच्चों, मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुख चौड़े पत्तों वाले सागवान पेड़ पौधे क्यों मिलते हैं उत्तरी बिहार में, ठीक है। कि वहाँ पे क्या मौसम ही ऐसा, वहाँ पे ठंडा है, शुष्क एरिया है, शुष्क एरिया मतलब हल्का सा है, और ऊपर क्या होता है मतलब ठंडा एरिया, आपको पता है कि वहाँ पे सूर्य की प्रकाश कम पड़ता है हिमालय क्षेत्र में, इसलिए बर्फ़ ज़्यादा जमते हैं, जिससे चौड़े पत्ते या सागवान के वृक्ष वहाँ पे उगने की संभावना होती है। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में देखो उत्तरी बिहार, जैसे ये बिहार है तो पूर्व पश्चिम उत्तरी बिहार के ये उत्तरी बिहार है, तो उत्तरी बिहार के चंपारण जिला जिसमें प्रमुख चौड़े पत्तों और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले या पेड़ या कम पानी होने वाले हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले ही मिलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, चंपारण क्षेत्र में प्रमुख चौड़े पत्ते वाले सागवान के वृक्ष मिलते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ने वाले इलाकों में उन मौसम में सागवान पत्ते झड़ने लगते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जितने ही पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते तो झड़ जाते हैं, आपको पता ही है। और झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी कम पानी भी पड़ने पर रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछ देगा इसमें से कि इनमें से कौन सा वृक्ष, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा वृक्ष जो है कम पानी में भी जीवित रह सकता है या हरे भरे रह सकते हैं। ऑप्शन दे देगा सागवान का वृक्ष, साल का वृक्ष, पलाश का वृक्ष, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा पलाश का वृक्ष। तो नोट कर लीजिए, जो पलाश का वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, अधिक बिहार के क्षेत्र में, वो उत्तरी चंपारण में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। जो पलाश का वृक्ष है उत्तरी चंपारण में पाया जाता है, और ये कम पानी मिलने पर भी, कम पानी होने पर भी हरे भरे रह सकते हैं पलाश के वृक्ष, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले ही मिलते हैं। तो ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पलाश का वृक्ष आपको नोट करना है, ठीक है, शायद आ सकता है आपके एग्जाम में। कितना अच्छा लिखा है, कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। मतलब अगर कम पानी भी मिलता है तो हमें पलाश का वृक्ष मिलता है, लेकिन सागवान और साल के पेड़ अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। यहाँ पे देखो झंड लिखा है, ठीक है। तो साल और सागवान को अगर पानी नहीं मिले तो वो झड़ जाएंगे, लेकिन कम पानी मिलने पर भी हरे भरे रहने वाले जो पेड़ होते हैं चंपारण में पाया जाता है, जो वो पलाश का पेड़ होता है, ठीक है।
आपको ये क्रियाकलाप 6 से बहुत क्रियाकलाप दिया है बच्चों, तो ये नोट पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे इंटरलिंक मतलब जोड़ते रहिएगा कि क्या क्या सही पढ़ा रहे हैं कि सही नहीं। अब आपको काम करना है यहाँ पे जंतुओं के नाम और पौधों के नाम, ठीक है, आपको लिखना है। जंतुओं में पाए जाने वाले, जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम, जैसे जंतुओं के नाम, और जंतुओं का नाम क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा। पौधों के नाम में क्या हो जाएगा, पलाश, हम लोगों ने पढ़ा अभी, सागवान, ठीक है। और भी एक नाम जो था लिख लीजिएगा। क्रियाकलाप 7, जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही हमें जंगल में कई सारे उत्पादन मिलते हैं जिनके प्रायः अलग अलग उपयोग हैं। वन्य पौधों की सूची में औषधि पौधे और इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ की सूची बनाइए। साथ ही कुछ ऐसे पौधे की सूची बनाइए जिनका उपयोग जंतु के भोजन, औषधि और इमारती लकड़ी प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्य के लिए होता है। तो ये सिर्फ, चलो क्या कहें, चलो आगे पढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाख जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि जो गोंद और लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। जो गोंद और क्या हो जाए, गोंद और लाह जो होता है वो जंगल से प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो गोंद चिपकाया होगा अपनी कॉपी में, गोंद लगाते हैं पन्ने को चिपकाने के लिए, वो जंगल से ही प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। कागज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे कागज़ बनाने के लिए क्या 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 कह रहा है कि आप दैनिक जीवन, आप जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ जो सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं, उन वृक्ष, लताओं, पौधे, घासों, फलों के नाम उनके बगल में लिख गए हैं और आप संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। तो क्या कह रहा है, जैविक उद्यान। जैविक उद्यान का मतलब पहले समझो, जैविक जो मनुष्य द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। वैसे तो मतलब जंगल में हर चीज़ पाया जाता है, लेकिन जैविक उद्यान में मनुष्य के द्वारा जो जंगल में सभी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा सा गार्डन होता है, पार्क होता है, उसमें जंगल में जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, उस सबको छोटा लगाया जाता है और उनके आगे नाम भी लिखा जाता है, जिससे व्यक्ति को जंगल ना जाके एक उस ग्राउंड में जाके सब पेड़ पौधों के नाम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसे कहते हैं जैविक उद्यान, ठीक है। जैविक, आप क्वेश्चन शायद आ सकता है लास्ट में प्रश्न अभ्यास में कि जैविक उद्यान किसे कहते हैं। आपको पता चल गया जैविक उद्यान किसे कहते हैं, कि मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जो जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उस जैविक उद्यान में लगाया जाता है, क्योंकि जो जितने भी दार्शनिक वो होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो उन्हें देखने आते हैं, उनको पहचानने आते हैं, जानकारी इकट्ठा करने आते हैं, जिससे इन्हें जंगल भी नहीं जाना पड़ता और कम दामों में, मतलब समझ गए, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वो। सागवान का वृक्ष एवं पत्तियाँ, आपसे एक ने तो सागवान का वृक्ष तो देखा ही होगा, आंगनबाड़ी के पीछे है सागवान का वृक्ष। तो सागवान का वृक्ष है ये, देखो सागवान के पौधे, सागवान के पत्ते तो इतने बड़े बड़े होते हैं, देखो सागवान के पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे, ये सागवान का पत्ता बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो बच्चों बारिश भी आ गई है, तुरंत लाइट भी कट जाएगी, तो कोई बात नहीं, लाइट कटेगी तो मैं वीडियो को मतलब इतने ही रहने दूंगा। देखो पलाश 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 पलाश। तो बच्चों बताओ जल्दी से, इसको पानी की ज़रूरत है कि नहीं पानी की ज़रूरत है, बताओ पानी की ज़रूरत है इसे पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत है लेकिन कम पानी की ज़रूरत है। ये कम पानी में भी हरा भरा रह सकता है, ठीक है। शायद ये पेड़ देखा है मैंने क्या अपने गाँव में, पलाश का पेड़ शायद देखा है, रेड होता है, उसके रेड होता है ऐसे, और उसके पीछे बड़ा बड़ा ऐसे निकला रहता है पत्तियाँ शायद। चलो कमेंट करना बच्चों, जिसने पलाश का पेड़ देखा है कमेंट करना। उपयुक्त, देखो अब आपको तालिका 1.6 भरना है, ठीक है। पेड़ पौधे का नाम लिखना है, आकार लिखना है, पत्ती फूल फल देता है कि नहीं और उपयोग लिखना है, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा उसको आगे अगर उस आधार पर, अगर नॉलेज अगर उस आधार पर डेटा दिया रहेगा तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सकती है उसे बनाइए, इसका विश्लेषण कीजिए, फिर जब कभी आपको जंगलों में जाने का अवसर मिलेगा तो अपनी तालिका की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर आप आनंद का अनुभव करते हुए अपने ज्ञान का विकास कर पाएंगे। आप अपनी तालिका का विश्लेषण करने के लिए पर जंगलों के जैव विविधता के बारे में जान पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब ये जो दिया है ना, ये इसको भरना है आपको, ठीक है।
अगर आपको इसमें डिटेल जानकारी मिलती है तब। बच्चों ये देखा है मैंने, ये सेम्बल, सेम्बल का, इसको हम लोग गांव में सेम्मर कहते हैं, सेम्मर, ठीक है, सेम्मर का वृक्ष। मैंने जब मैं गांव गया था पिछली बार, तो मैंने सेम्बर का वृक्ष काट के अपने घर में मिलाया था। तो सेम्बल का वृक्ष अभिषेक ने भी देखा होगा, ठीक है। सेम्बल का वृक्ष हमारे गांव में बहुत होता है, सेम्बर का वृक्ष, इसको सेमर कहते हैं हम लोग गांव में, लेकिन सेमल है। देखो यहाँ पे एक वर्ड देखा आपने, हम लोग गांव कहते हैं सेमर, यहाँ पे लिखा है सेमल। तो क्या होता है कि अनेक भाषाओं में अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पे पीछे का वर्ड या आगे का वर्ड हटा दिया जाता है। जैसे व्यक्ति को, जैसे हमारे बिहार में क्या होता है, सेमल नहीं करके सेमर कहते हैं, क्यों? क्योंकि लॉ, यहाँ पे लॉ दिया गया है, से म ल, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति खुद भाषा बना देता है, उसको सेमर कहता है, सेमल कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। विभिन्न पादप एवं वृक्ष एक स्थान, देखो ये वृक्ष, ये जो पॉइंट है कैसे भरना है। पेड़ पौधों का नाम यहाँ पे सागवान लिख देना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पलास लिख दोगे तुम, यहाँ पे सेमल लिख दोगे, और ऊपर जो नाम बताए थे उसको लिख देना, या आम लिख देना, कुछ भी लिखना। इसके आकार में उल्टाई, फल फूल देता है कि नहीं भाई? सेमल भाई कुछ नहीं देता, सागवान भी कुछ नहीं देता। उपयोग क्या है? लकड़ी बनाने के लिए, सॉरी बर्तन, सॉरी मेज बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, ऐसे भरना है आपको, ठीक है। आपको तो पता ही है कि लकड़ी का क्या उपयोग है। विभिन्न पादप एवं वृक्ष एक समान नहीं है। क्या जलवायु के कारण वृक्ष एवं अन्य प्रकार के पादपों को, किस्मों और जंतुओं के प्रकार भिन्नता पाई जाती है? इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चों क्या लिखा है कि विभिन्न वृक्षों को जलवायु, हर वृक्ष की जलवायु समान नहीं है। देखना आपने, सागवान के वृक्ष जो होता है उसमें पेड़ पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं क्या होता है, सेमल जो होता है, सॉरी जो पलास होता है, उसको पानी की आवश्यकता कम होती है। तो वही कह रहा है कि मतलब विभिन्न पादप और वृक्ष एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। हर वृक्ष एक समान नहीं होता है, ठीक है। आपको तो पता ही चल गया किस एग्जाम्पल से, क्योंकि पानी के एग्जाम्पल से, क्योंकि सेम वो जो क्या बोलते हैं, हर वृक्ष को पानी की आवश्यकता नहीं होती है और किसी किसी को पानी की आवश्यकता होती है। तो वही एग्जाम्पल समझ गए आप। वन में खाद्य श्रृंखला, वन में खाद्य श्रृंखला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं साइकिल, CYCLE। साइकिल क्या होता है कि गोल गोल घूमते रहता है, 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 ठीक है। तो वन में खाद्य श्रृंखला, वन में खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जो वन में जितने भी कीट पतंग जानवर होते हैं उसको खाना कैसे मिलता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला मतलब खाना, और श्रृंखला मतलब उनकी गोल, गोल का मतलब क्या, चक्र, गोल चक्र, कि खाना कैसे खाता है, किस पर निर्भर है, वो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है, वो व्यक्ति तीसरा पर निर्भर है। वैसे आपको चित्र देख के समझ में आएगा। देखो ऐसे, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। तो ये क्या है, चक्र एक प्रकार का ना, एक प्रकार चक्र नहीं, ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर इसको खाएगा, ऐसे एक प्रकार का चक्र है ये। तो वन में खाद्य श्रृंखला कैसे होती है? बहुत बारिश हो रही है बच्चों यहाँ पे, चलो कुछ दिखा देता हूँ तुमको जल्दी से, बच्चों देख लेना, ठीक है। देखो ये मेरा रूम है, बच्चों जिद कर रहे हैं तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। बारिश हो रही है बहुत ही, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरा रूम है ये। चलो बच्चों जल्दी से फिर से जल्दी से पढ़ने लगते हैं हम लोग। तो क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।